नमस्कार बच्चों, मंजरी इस पाठ्यपुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम मंजरी इस पाठ्यपुस्तक से पाठ नंबर 15वां पढ़ने जा रहे, जिसका शीर्षक है एक स्त्री का पत्र। एक स्त्री का पत्र इस पाठ का यह सेशन नंबर पहला है। पाठ को विस्तार से पढ़ने से पहले हम पाठ के लेखक का संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेंगे। एक स्त्री का पत्र इस पाठ के लेखक हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर भारत के महान कथाकारों में से एक है। कविता, चित्रकला और संगीत की दुनिया में भी उनका अपना विशेष स्थान है। लिखने का अति सरल ढंग अपनाते हुए उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों जैसे किसानों और जमींदारों के विषय में लिखा। जातिवाद, भ्रष्टाचार और निर्धनता जैसी सामाजिक बुराइयां उनकी रचनाओं का अभिन्न अंग बनी रही। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म सन 1861 ईस्वी सन में पश्चिमी बंगाल के एक धनी जमींदार परिवार में हुआ था। अपने लंबे लेखन काल में उन्होंने 90 से अधिक लघु कथाओं की रचना की है। स्त्री का पत्र उन्हीं कथाओं में से एक है। सन 1941 ईस्वी सन में इनकी मृत्यु हुई। तो बच्चों, यहाँ पर हमने रविंद्रनाथ ठाकुर इनका संक्षिप्त जीवन परिचय देखा। अब हम पाठ की तरफ बढ़ते हैं। पाठ 15वां, एक स्त्री का पत्र। प्रस्तुत पाठ में बिंदु के माध्यम से नारी जीवन के सामाजिक बंधन, उसके शोषण और दर्द का मार्मिक ढंग से व्यक्त किया गया है। आज का ये जो पाठ है, एक स्त्री का पत्र, यह लेखक रविंद्रनाथ टैगोर इनके द्वारा लिखा हुआ एक लघु कथा का भाग है। उन्होंने बहुत सारी लघु कथाएं लिखी हैं, उसमें से एक लघु कथा लिया गया है। ये जो पाठ है यह पत्र के प्रारूप स्वरूप लिखा गया है। इसमें मृणाल नाम के मछली बहू ने अपने पति को लिखा हुआ यह पत्र है। पूज्यवर। अब देखिए, यहाँ पर जब हम पत्र लिखते हैं तो उसमें संबोधन अभिवादन दिया जाता है, तो वैसे ही उन्होंने यहाँ पर संबोधन दिया हुआ है पूज्यवर। अपने से बड़े व्यक्ति के लिए आदरयुक्त शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, तो उन्होंने भी अपने पति को आदरयुक्त शब्द प्रयोग किया है, पूज्यवर। आज 15 साल हुए हमारे ब्याह को, हम तब से साथ ही रहे। अब तक चिट्ठी लिखने का मौका नहीं मिला। तुम्हारे घर की मझली बहू जगन्नाथपुरी आई थी तीर्थ करने। अब देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि जो व्यक्ति यहाँ पर पत्र लिख रहा है उसका नाम मृणाल है। आप जब ये पत्र का समाप्ति होते तो वहाँ पर उन्होंने उनका नाम लिखा है। आप पत्र पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो मृणाल अपने पति को पत्र लिखते हुए कहते हैं कि आज हमारे शादी को 15 साल हो गए हैं और तब से हम लोग एक साथ रह रहे हैं, लेकिन इतने 15 सालों में हमने अब तक कभी एक दूसरे को चिट्ठी से बातचीत नहीं की है, क्योंकि चिट्ठी लिखने का कभी मौका ही नहीं मिला। तुम्हारे घर की जो मझली बहू है वह अब जगन्नाथपुरी आई हुई है। जगन्नाथपुरी उड़ीसा राज्य में है, जो हिंदुओं के मान्य जो 4 धाम है उसमें से एक माना जाता है। अब मझली बहू कहाँ पर गई है? जगन्नाथपुरी तीर्थ करने के लिए गई है, तीर्थ यात्रा पर गई हुई है। आई तो जाना कि दुनिया और भगवान के साथ मेरा और एक नाता भी है, इसलिए आज चिट्ठी लिखने का साहस कर रही हूँ। इसे मझली बहू की चिट्ठी न समझना। अब देखिए, यहाँ पर लेखक ने जो मृणाल के माध्यम से अपने पति से ये बातचीत की है, तो वह एक सर्वसामान्य गृहस्थी के बंधन से रीति रिवाजों का पालन करने वाली स्त्री है। और इसका वर्णन तो लेखक कर ही रहे, लेकिन उसके साथ साथ एक तेजस्वी बुद्धिमान औरत का यहाँ पर वह हमें अगले परिच्छेदों में परिचित करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमेशा अपने घर गृहस्थी में रहने वाली स्त्री जो है, आज अब तक वह अपने जीवन को, अपनी दुनिया से, अपने संसार, अपने जो परिवार के सदस्य थे, अपने पति या अन्य जो सदस्य थे, उनको ही अपना एक दायरा मानती थी। लेकिन वह कहते कि जब मैं उस दायरे से आज बाहर निकली हूँ तो मैंने ये जाना कि एक और भी दुनिया है, और दुनिया और भगवान के साथ भी मेरा और एक नाता है। तो अब तक मैं जो भी बहू बनकर आपके साथ जिस घर में मैं रह रही थी वहाँ पर मेरा एक नाता है। उस नाते से उस परिवार से अलग
मेरा जीवन कुछ भी नहीं, ऐसा मैं समझ रही थी। लेकिन नहीं, जब मैं उस परिवार से अलग हुई, कुछ मैंने अपने जीवन के निर्णय लिए और मैं तीर्थ यात्रा करने के लिए आई, तब मुझे समझ में आया कि नहीं, एक और भी दुनिया है और उस दुनिया से मेरा रिश्ता है। इसलिए वो कहती है कि मैं आज जो मैंने अब तक धाड़स नहीं किया था, साहस नहीं किया था, वो साहस मैं करने जा रही हूँ। मैं तुम्हें चिट्ठी लिख रही हूँ। वह दिन याद आता है जब तुम लोग मुझे देखने आए थे। मुझे 12वां साल लगा था। सुदूर गांव में हमारा घर था। पहुंचने में कितनी मुश्किल हुई तुम सबको। मेरे घर के लोग आओ भगत करते करते हैरान हो गए। अब यहाँ पर मृणाल को अपने शादी के पहले की याद आ रही है कि किस प्रकार से जब शादी तय होने वाली थी उसके पहले का वर्णन करे कि जब उसकी जो शादी है वो 12वें साल में वर्ष में हुई थी। और जब उसको देखने के लिए आए थे तो आप लोगों को पता होता है कि देखने वाले लोगों के जो लोग आते हैं उनके बड़े ही आओ भगत अर्थात उनका आदर सत्कार किया जाते हैं, क्योंकि वे लड़के वाले होते हैं और लड़के वालों की जैसी कोई कीमत ही नहीं होती है। तो यहाँ पर वही बात बताना चाहती है मृणाल जी। विदाई की करुण धुन गूंज उठी। मैं मझली बहू बनकर तुम्हारे घर आई। सभी औरतों ने नई दुल्हन को जांच परख कर देखा। सबको मानना पड़ा बहुत सुंदर है। अब देखिए, शादी हो गई, विदाई हो गई और वह इस प्रकार से इस परिवार की मझली बहू बनकर आ गई। स्वागत तो अच्छे से किया गया। औरतों ने भी दुल्हन को जांच परख कर बहुत सुंदर है इस प्रकार से उसका वर्णन कर दिया। आगे वे कहते कि मैं सुंदर हूँ, यह तो तुम लोग जल्दी भूल गए, पर मुझ में बुद्धि है, यह बात तुम लोग चाहकर भी न भूल सके। माँ कहती थी औरतों के लिए तेज दिमाग भी एक बला है। अब देखिए, यहाँ पर जो मृणाल जी है वह घर गृहस्थी परिवार और परिवार के बंधन रीति रिवाज इसको संभालने की कोशिश करिए, लेकिन वह जो बचपन जन्म से ही जो बुद्धि थी उसके पास, उसका प्रभाव उसके मायके में तो था ही, लेकिन ससुराल में भी उसका प्रभाव दिखाई दिया कि वह सुंदर है। इसकी सुंदरता की तारीफ तो सारे लोग करते थे, लेकिन घर वाले भूल गए। लेकिन उससे ज़्यादा वह बहुत बुद्धिमान है और बहुत बातें करती है, बहुत अच्छे बुरे की बातें वह सोचती है। इन सारी चीज़ों से घर वालों को ये सारी बातें घर वालों को अच्छी नहीं लगती थी। यहाँ तक कि मृणाल की माँ भी कहती कि तेज दिमाग होना यह स्त्री के लिए एक बहुत बड़ा संकट होता है, एक बड़ा बला होती है। लेकिन मैं क्या करूं? तुम लोगों ने उठते बैठते कहा यह बहू तेज है। लोग बुरा भला कहते हैं सो कहते हैं, मैंने सब माफ कर दिया। अब देखिए, स्त्रियों को अधिक बोलना, अपने बारे में सोचना, उस समय बहुत ही पाबंदियां लगाई जाती थी। और ऐसे में जो मृणाल जी थी वह घर रीति रिवाज का पालन कर रही थी, लेकिन वह किसी भी प्रकार के अन्याय को या जो बातें उसको अच्छी नहीं लगती थी, बुरी लगती थी, उसको वह कह देती थी। और इसी कारण घर में उसको सारे घर और घर वाले सब उसको भला बुरा कहते थे, यह बहू तेज है, इस प्रकार से उसको कहते रहते थे। तो यहाँ पर मृणाल जी कहते कि मैंने ये सब माफ कर दिया। मैं छिप छिप कर कविता लिखती थी। कविताएं थी तो मालूम। अब देखिए, वह घर परिवार वालों से छुप छुप कर कविता लिखा करती थी। अब बहुत सारे ऐसे बंधन स्त्रियों पर होते हैं कि वह पढ़ाई नहीं कर सकती, पढ़ नहीं सकती, कुछ लिख नहीं सकती है। सिर्फ घर परिवार के कामकाज, बच्चों को संभालना, घर वालों को संभालना, यही काम उसको ज़्यादा दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वह अपने पसंदीदा चीज़ों को करने की कोशिश कर रही है। वो कहती कि मैं छिप छिप कर घर परिवार वालों के लोगों से छिप छिप कर कविताएं लिखती थी। कविताएं थी तो मामूली, लेकिन उनमें मेरी अपनी आवाज़ थी। एक कविताएं तुम्हारी रीति रिवाजों के बंधन से आज़ादी थी। अब देखिए, यहाँ पर उसने ऐसा क्यों कहा है कि वो मेरी आवाज़ थी, क्योंकि उसको जो भी कभी कहना होता है तो घर वाले उसको कहने मना कर देते थे, तो वो अपने मन की बातें नहीं कर सकती थी। लेकिन कविताओं के माध्यम से वह अपने मन की सारी बातें उसमें लिख सकती थी। इसीलिए वो कहती है कि कविताएं वो मेरी आवाज़ थी और इसमें किसी भी प्रकार के रीति रिवाज नहीं थे, बंधन नहीं थे। उसके ऊपर वह स्वतंत्र रूप से अपनी कविता में अपने मन की भावनाओं को, विचारों को स्वतंत्रता से, आज़ाद से लिख सकती थी। मेरी नन्ही बेटी को छीनने के लिए मौत मेरे बहुत पास आई। उसे ले गई पर मुझे छोड़ गई। माँ बनने का दर्द मैंने उठाया पर माँ कहलाने का सुख न पा सकी। अब देखिए, यहाँ पर स्त्रियों का जो बच्चों को जन्म देता है यह पुनर्जन्म होता है। यह कार्य जो होता है केवल स्त्री ही कर सकती है।
9 महीने अपने पेट में एक बच्चों को रखना यह बहुत ही कठिन कार्य होता है, लेकिन अपने जीवन का बलिदान देकर वह यह कार्य करी होती है। तो यहाँ पर वह कहा गया है कि माँ बनने का दर्द मैंने उठाया, लेकिन माँ कहलाने का सुख नहीं। अर्थात उनको एक छोटी सी बच्ची हुई थी, नन्ही सी, लेकिन वह जन्म के उपरांत मर जाती है। तो यहाँ पर कवि मृणाल जी कहते हैं कि माँ बनने का दर्द तो मुझे मिला, 9 महीने तक मैंने वह दर्द को महसूस किया, लेकिन माँ कहलाने का सुख मुझे नहीं मिला। इस हादसे को भी पार किया, फिर से जुट गई रोजमर्रा के कामकाजों में। गाय भैंस सानी पानी में लग गई। तुम्हारे घर का माहौल रूखा और घुटन भरा था। यह गाय भैंस ही मुझे अपने से लगते थे। इसी तरह शायद जीवन बीत जाता। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने जीवन की वास्तविकता बताई थी कि किस प्रकार से जिस परिवार में वह अपना सब कुछ छोड़कर आई थी, वहाँ का जो माहौल था वो बहुत ही रूखा और घुटन भरा था, जो उसको दिन ब दिन उसके हृदय को छिन्न भिन्न करते रहते थे। लेकिन वह अपने बेटी की मृत्यु के पश्चात भी अपने जीवन को किसी न किसी प्रकार से वहाँ पर जुटाने की कोशिश करते रहते कि इस काम में उस काम में वो अपना मन लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह परिवार का जो माहौल था उसे वह एडजस्ट कर नहीं पाती है। आज का यह पत्र लिखा ही नहीं जाता, लेकिन अचानक मेरी गृहस्थी में जिंदगी का एक बीज आ गिरा। यह बीज जड़ पकड़ने लगा और गृहस्थी की पकड़ ढीले होने लगी। जेठानी जी की बहन बिंदु अपनी माँ के गुजरने पर हमारे घर आ गई। अब देखिए यहाँ पर कवि मृणाल जी कहती कि निराश युक्त जीवन में जीवित व्यापन कर रही थी, लेकिन उसी के बीच में उस अचानक से मेरी जिंदगी में एक बीज आ गया, और वह कौन थी? जेठानी की बहन की बेटी थी जिसका नाम बिंदु था। वह माँ गुजरने के बाद यहाँ पर लेखिका मृणाल जी के घर पर आई हुई थी, और उसी प्रकार वह बेटी की तरह उसका लालन पालन करने लगी। मैंने देखा तुम सब परेशान थे। जेठानी जी के पीहर की लड़की अर्थात मायके की लड़की, न रूपवती न धनवती। जेठानी दीदी इस समस्या को लेकर उलझ गई। एक तरफ बहन का प्यार तो एक तरफ ससुराल की नाराजगी। देखिए यहाँ पर बहुत सारे परिवार में इस प्रकार का व्यवहार होता है कि बहुओं के जो मायके वाले लोग होते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। अब जेठानी जी की जो यहाँ पर मृणाल जी की जो जेठानी है उसकी बहन की बेटी की जिम्मेदारी उसके जेठानी पर आ गई थी, लेकिन घर वालों के प्रोत्साहन और सहायता न करने की वजह से वह अनाथ बच्ची को नहीं संभाल पाती है। अनाथ लड़की के पास ऐसा रूखा बर्ताव होते देख मुझसे रहा न गया। मैंने बिंदु को अपने पास जगह दी। जेठानी दीदी ने चैन की सांस ली। गलती का बोझ मुझ पर आ गया। अब देखिए इस प्रकार से अनाथ लड़की के साथ जो दुर्व्यवहार मृणाल जी के परिवार वाले करे थे वो बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं आया। उन्होंने उसके खिलाफ, परिवार के खिलाफ जाकर उस लड़की को अपने पास रख लिया। पहले मेरा स्नेह पाकर बिंदु सकुचाती थी, अर्थात थोड़ी शर्माती थी, पर धीरे धीरे वह मुझसे बहुत प्यार करने लगी। बिंदु से प्रेम का विशाल सागर मुझ पर उड़ेल दिया। मुझे कोई इतना प्यार और सम्मान दे सकेगा यह मैंने सोचा भी न था। अब देखिए यहाँ पर बिंदु भी अनाथ थी, अकेली थी, और मृणाल जी भी थी, वो अकेली थी मन से, और वह दोनों आपस में एक दूसरे से स्नेह से जुट गए। बिंदु को जो प्यार दुलार मुझसे मिला वह तुम लोगों को फूटी आंखों न सुहाया। याद आता है वह दिन जब बाजूबंद गायब हुआ। बिंदु पर चोरी का इल्जाम लगाने में तुम लोगों को पल भर भी झिझक नहीं हुई। अब यहाँ पर मृणाल जी ने अपने ही परिवार वालों के रीति रिवाज, उनके कृत्यों के बारे में, उनके बंधनों के बारे में बताया कि अनाथ बच्ची है तो उसको कैसे हमारे घर में रखेंगे, तो उसको घर से निकालने के लिए कोई ना कोई गलत आरोप प्रत्यारोप उसके ऊपर करने लगे कि बाजूबंद गायब होने के पीछे उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, जो मृणाल जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। अपने ही परिवार वालों का इस प्रकार से दुर्व्यवहार देखकर उनको यह क्रोधित हो जाती थी, लेकिन वह किसी प्रकार से उनका ज़्यादा विरोध भी नहीं कर पाती थी। बिंदु के बदन पर जरा सी लाल घमोरी क्या निकली, तुम लोग झट बोले चेचक। किसी इल्जाम का सबूत न था। सबूत के लिए उसका बिंदु होना ही काफी था। आप यहाँ पर परिवार वालों के बेरुखी और बंधन युक्त रीति रिवाज युक्त जीवन का वर्णन यहाँ पर मृणाल जी करे। बिंदु बड़े होने लगी, साथ साथ तुम लोगों की नाराजगी भी बढ़ने लगी। जब लड़की को घर से निकालने की हर कोशिश नाकाम हुई तब तुमने उसका ब्याह तय कर दिया। अब देखिए उस लड़की को बाहर निकालने के लिए कोई ना कोई कारण ढूंढने लगे, तो उन्होंने उस बिंदु का शादी करवा दी।
लड़के वाले लड़की देखने तक न आए। तुम लोगों ने कहा ब्याह लड़के के घर से होगा, यही उनके घर का रिवाज है। सुनकर मेरा दिल कांप उठा। अब देखिए, बिंदु भले ही अनाथ थी, लेकिन जब शादी तय करने की बात आई तो किसी प्रकार का लड़कों वाले से पूछताछ नहीं किया और जिम्मेदारी से छुटकारा पाने के लिए लड़कों वालों से ही घर में शादी करने का ठान लिया था। इस बात से मृणाल जी बहुत क्रोधित हो गई। ब्याह के दिन तक बिंदु अपनी दीदी के पांव पकड़कर बोली, दीदी मुझे इस तरह मत निकालो, मैं तुम्हारी गौशाला में पड़ी रहूंगी, जो कहोगी सो करोगी। अब देखो, बिंदु के मन के विरुद्ध में जबरदस्ती उसके परिवार वाले, मृणाल जी के परिवार वाले शादी कर देते। यहाँ तक कि वो अपनी दीदी से भी कहते हैं, अर्थात मृणाल जी के जेठानी से भी विनती करते हैं, लेकिन जेठानी भी वहाँ पर परिवार वालों के किसी भी प्रकार से बेरुखी नहीं चाहती थी, वो विरोध नहीं करती है। बेसहारा लड़की सिसकती हुई मुझसे बोली, दीदी क्या मैं सचमुच अकेली हो गई हूँ? मैंने कहा, ना बिंदी ना, तुम्हारी जो भी दशा हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जेठानी दीदी के आंखों में आंसू थे। उन्हें रोककर वह बोली, बिंदिया याद रख, पति ही पत्नी का परमेश्वर होते। देखिए, यह जो परंपरा है पूर्वजों से चला आ रहा है कि हमारे ही घर के माँ बाप होते हैं, घर के परिवार वाले लोग होते कि अपने बेटी की शादी के बाद उनके मन पर यह बात बिंबित कर देते हैं कि शादी के बाद तुम्हारे ऊपर कितना भी अन्याय हो या कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हें पति ही परमेश्वर होता है, पति का घर छोड़कर फिर से मायके नहीं आना है। और इसी कारण हम देखते हैं कि आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें बहुओं को या बेटियों को ससुराल वाले में अच्छा सा व्यवहार नहीं करते हैं, तो उनको अपने आत्महत्या करने की भी नौबत उनके ऊपर आ जाती है, क्योंकि मायके में किसी भी प्रकार का आधार उनको नहीं दिया जाता है। 3 दिन हुए बिंदु को ब्याह को। सुबह गाय भैंस को देखने गौशाला में गई तो देखा एक कोने में पड़ी थी बिंदु। मुझे देखकर फपक कर रोने लगी। तो देखिए, यहाँ पर बिंदु शादी के बाद भागकर आ जाती है, लेकिन वो गौशाला में चली जाती है। लेकिन मृणाल जी को देखकर वो रोने लगती है। बिंदु ने कहा कि उसका पति पागल है। बेरहम सास और पागल पति से बचकर वह बड़ी मुश्किल से भागी। अब देखिए, झूठ बोलकर उसके साथ शादी किया गया था। उसका पति पागल था और सास भी बहुत बेरहम थे। तो इन सारी बातों से वह घबराकर भागकर आ गई थी। गुस्से और घृणा से मेरे तन बदन में आग लग गई। उस समय मृणाल को बहुत क्रोध आया, गुस्सा आया, लेकिन मैं बोल उठी, इस तरह का धोखा भी भला कोई ब्याह है? तू मेरे पास ही रहेगी। देखो तुझे कौन ले जाता है। अब देखिए, यहाँ पर मृणाल जी बिंदु को संभालने की पूरी कोशिश करती है। तुम सबको मुझ पर बहुत गुस्सा आया। सब कहने लगे बिंदु झूठ बोल रही है। कुछ ही देर में बिंदु के ससुराल वाले उसे लेने पहुंचे। मुझे अपमान से बचाने के लिए बिंदु खुद ही उन लोगों के सामने आ खड़ी हुई। वो लोग बिंदु को ले गए। मेरा दिल दर्द से चीख उठा। अब देखिए, बहुत ही विरोध करती है सारी। बिंदु को भी वो समझाती है, लेकिन बिंदु खुद चली जाती है। मैं बिंदु को रोक न सकी। मैं समझ गई कि चाहे बिंदु मर भी जाए, वह अब कभी हमारी शरण में नहीं आएगी। तभी मैंने सुना कि बड़ी बुआ जी जगन्नाथपुरी तीर्थ करने जाएगी। मैंने कहा, मैं भी जाऊंगी। तुम सब यह सुनकर खुश हुए। मैंने अपने भाई शरद को बुला भेजा। उससे बोली, भाई अगले बुधवार को मैं पुरी जाऊंगी। जैसा भी हो बिंदु को भी उसी गाड़ी में बिठाना होगा। उसी दिन शाम को शरद लौट आया। उसका पीला चेहरा देखकर मेरे सीने में सांप लौट गया। मैंने सवाल किया, उसे राजी नहीं कर पाए? उसकी जरूरत नहीं। बिंदु ने कल अपने आप को आग लगाकर आत्महत्या कर दी। शरद ने उत्तर दिया। मैं स्तब्ध रह गई। मैं तीर्थ करने जगन्नाथपुरी आई हूँ। बिंदु को यहाँ तक आने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन मेरे लिए यह जरूरी था। अब देखिए, वो बिंदु को हर हालत में बचाना चाहती थी, लेकिन बिंदु ने अपने ससुराल वालों से और मायके में निराधार होने की वजह से आत्महत्या कर दी थी। और इसी कारण मृणाल के मन पर इसका बहुत अधिक प्रभाव हो जाता है। जिसे लोग दुख कष्ट कहते हैं, वह मेरे जीवन में नहीं था। तुम्हारे घर में खाने पीने की कमी कभी नहीं थी। तुम्हारे बड़े भैया का चरित्र जैसा भी हो, तुम्हारे चरित्र में कोई खोट न था। मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अब मैं लौटकर तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। मैंने बिंदु को देखा। घर गृहस्थी में लिपटी औरत का परिचय मैं पा चुकी है। अब मुझे उसकी जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी चौखट लांघ चुकी हूँ। इस वक्त मैं अनंत नीले समुद्र के सामने खड़ी हूँ। मझली बहू जो है, घर परिवार की जो आंतरिक परेशानी थी उससे उबकर वह आ जाती है तीर्थ यात्रा करने के लिए। और जब उसे घर गृहस्थी में जिस प्रकार से बिंदु ने जो व्यवहार किया था, वो और भी विरक्त हो जाती है और वह अपने पति से कहती है कि तुम्हारी चौखट में लांघ चुकी हूँ
और इस वक्त मुझे मैं बहुत ही आज़ादी महसूस कर रही हूँ। तुम लोगों ने अपने रीति रिवाजों के पर्दे में मुझे बंद कर दिया था। न जाने कहाँ से बिंदु ने इस पर्दे के पीछे झाँक कर मुझे देख लिया और उसी बिंदु की मौत ने हर पर्दा गिराकर मुझे आज़ाद किया। मझली बहू खत्म हो गई। तब यहाँ पर मझली बहू कहती है कि तुम्हारी जो पत्नी थी या तुम्हारे परिवार की जो बहू थी वह अब मर चुकी है और अब विरक्त युक्त जीवन व्यतीत करने वाली, स्वतंत्र आज़ाद जीवन व्यक्त करने वाली जो बिंदु की मौत के कारण मेरे जीवन पर जो पर्दा, मेरे आंखों पर जो पर्दा छाया हुआ था वह मैंने झूठा पर्दा निकाल दिया है और अब मैं आज़ाद हो गई हूँ, स्वतंत्र हो गई हूँ। क्या तुम सोच रहे हो कि मैं अब बिंदु की तरह मरने वाली हूँ? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ऐसा पुराना मजाक नहीं करूँगी। अब वो कहती है कि जिस प्रकार से विवशता के कारण कुछ स्त्रियां आत्महत्या कर लेते हैं वैसे मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि अब मैं आज़ाद हूँ। अपने जीवन जीने के लिए मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ। अब यहाँ पर वो उदाहरण देते हैं मीराबाई की। मीराबाई भी मेरी तरह औरत थी, उसके बंधन भी कम नहीं थे। उसने मुक्ति पाने के लिए उसे आत्महत्या तो नहीं करनी पड़ी। मुझे अपने आप पर भरोसा है, मैं जी सकती हूँ, मैं जी जाऊंगी। तो अब देखिए यहाँ पर वह कहती है कि जिस प्रकार से मीराबाई ने संसार में विरक्त हो गई थी उसी प्रकार मैं भी विरक्त हो गई है। मीराबाई ने कभी आत्महत्या नहीं की है। तो गृहस्थी में भी मैं जब गृहस्थी छोड़कर मैं भी अब विरक्त हो गई तो मैं कभी भी मीराबाई के समान आत्महत्या नहीं करूंगी। उसने भी सारे बंधन तोड़ दिए थे, मैंने भी सारे बंधन तोड़ दिए हैं और उसने सारे बंधन अपने भरोसे तोड़े थे। अब मैं भी अपने भरोसे जीकर अपने इस विरक्त जीवन को मैं व्यापक रूप से जीऊंगी। आगे वे कहती तुम लोगों के आश्रय से मुक्त, अर्थात वह अपने स्वयं के भरोसे विरक्त जीवन बिताने का निश्चय करती है जो घर वालों के आश्रय से मुक्त होगा। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि तुम लोगों के आश्रय से मुक्त। तो बच्चों इस पाठ के माध्यम से नारी जीवन के सामाजिक बंधन, उसके शोषण और दर्द का मार्मिक ढंग से चित्रण किया गया है। यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।